नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम, विश्लेषण विद वानखड़े। चुनाव की आपाधापी, लगातार स्टार प्रचारकों के दौरे, नाराज़गी, विद्रोह, इनकी खबरें तो हैं। लेकिन आज हम विश्लेषण करेंगे न्यायपालिका के कुछ खबरों का। अभी जो खबर मिली कि खासकर ईवीएम को लेकर जो इश्यूज़ सर्वोच्च न्यायालय के सामने थे, सर्वोच्च न्यायालय ने आज इलेक्शन कमीशन को नोटिस इश्यू किया है कि जो ईवीएम मशीन का मतदान है, उससे वीवीपैट की सारी चिट्ठियाँ का मिलान क्यों नहीं किया जा सकता? ये मामला मुझे लगता है यदि मई में निपट गया, तो जून में जो चुनाव का मतगणना होगी, उसमें हो सकता है इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सर्वोच्च न्यायालय से अपेक्षा है। कम से कम नोटिस तो इश्यू किया। अब इलेक्शन चुनाव आयोग इस वक़्त क्या जवाब देता है? या बोलता है थर्मल प्रिंटिंग है, नहीं कर सकते या उसमें कोई ज़रूरत पड़ेगी और मशीनें बदलनी पड़ेगी। कई ऐसे निर्णय आ सकते हैं क्योंकि चुनाव आयोग कतई नहीं चाहेगा कि ये वीवीपैट के चिट्ठियों का मिलान उससे हो। कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो सरकार कुछ चौड़ा होके कहती, यदि कुछ गड़बड़ नहीं होती तो बोलती कि चलो ठीक है बैलेट पेपर सही करवा लीजिए। लेकिन जिस हिसाब से चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर से लेके ईवीएम मशीन जिस कंपनियों में बनती है, वहाँ बीजेपी के नेताओं को डायरेक्टर बनाने तक जो खेल हुए हैं, उससे आशंका तो होती है। और फिर जब हम ज़मीनी हकीकत देखते हैं कि जहाँ 370, 300, 400 पार का नारा लगता है, वहाँ तो हालत बहुत खराब है। जिसमें विभिन्न बार हम बात कर चुके हैं। लेकिन ये एक बड़ा निर्णय। दूसरा आज सीबीआई का स्थापना दिवस था और इसी स्थापना दिवस को लेकर आज एक व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया था। दिल्ली में डीपी कोहली व्याख्यानमाला उसका 20वाँ वर्ष था। उस व्याख्यानमाला में बोलते हुए सर्वोच्च न्यायालय कहीं न कहीं इस बात की नाराज़गी भी बताई कि हमारे देश में क्यों जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ होती हैं, वो जिस काम के लिए जिनको जो करना है, जो दो देश हित में जो काम करने हैं, जो काम राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके करने हैं, उनको छोड़ के बाकी कामों से वो बहुत उन पे जोर दिया। खासकर सीबीआई के बारे में उन्होंने कहा कि आपको देश को नुकसान पहुँचाने वाले भ्रष्टाचार के मामले, जो अंतर्राष्ट्रीय जो क्राइम होते हैं उसके मामले, जो आर्थिक बड़े व्यवहार है उसके मामले या राष्ट्रीय सुरक्षा का जहाँ सवाल है, वैसे मामलों पे आपको ध्यान देना चाहिए और अपना लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए। लेकिन कई ऐसे क्रिमिनल केसेस विभिन्न सरकारें और विभिन्न कोर्ट जब सीबीआई पे लाद देती है, तो सीबीआई जिसका जो मुख्य उद्देश्य है, उससे भटक जाती है। 2014 के बाद अक्सर हमने देखा कि बड़े-बड़े जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, उसपे तो एजेंसियों का ध्यान नहीं जाता और जहाँ राजनीतिक दलों के, खासकर विपक्ष के नेता कहीं मिलते दिखाई देते हैं, तो उस पे टूट पड़ते हैं। दिल्ली का शराब घोटाला 100 करोड़ का भ्रष्टाचार, लेकिन पूरी एजेंसियाँ उस पे टूट पड़ी हुई है, पूरा समय दे रही है। लेकिन गुजरात सरकार ने जो पत्र लिखा था अडानी को कि आपने ओवर बिलिंग करके 4000 करोड़ से भी ज़्यादा का पैसा हमसे लिया, वो पैसा हमको वापस करो। वो कोयले का ओवर बिलिंग का जो मामला था, वो सीधा पैसा सिंगापुर, दुबई और यूएई और हांगकांग गया। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का जब 4000 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का सामने दिखता है, वो छोड़ के एजेंसियाँ 100 करोड़ के मामले में उलझ गई हैं, तो उन्हें विपक्ष के नेताओं को अंदर करना है। ये मेरा विश्लेषण है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं कहा, मैंने एक उदाहरण दिया कि एजेंसियाँ अपना काम छोड़ के कैसे दूसरे काम में। सुशांत सिंह राजपूत के केस में इतनी एजेंसियाँ लग गई है, क्योंकि बिहार में इलेक्शन थे, बिहार के सुपुत्र थे, महाराष्ट्र में विपक्ष की सरकार थी, उनको बदनाम करना था। राजकीय
द्वेष और राजकीय स्कोर सेटल करने के लिए आपको एजेंसी का उपयोग करना पड़ता है। आज 2 साल हो गए सुशांत राजपूत की हत्या थी, आत्महत्या थी, कोई एजेंसी पता नहीं पड़ी। कुल मिलाकर सारी चीज़ें वही घूमती है, जो मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया था और उससे आगे जाकर केस जाता है। क्योंकि यदि मुंबई पुलिस कहती है कि ये आत्महत्या थी और यदि सरकार, केंद्र सरकार और बाकी विपक्षी दल जिनका इंटरेस्ट है उनकी हत्या बताने में, वो यदि टूट पड़े तो एजेंसी आगे क्या करेगी? ऐसे कई उदाहरण हम दे सकते हैं। दूसरा, ये जो 2014 के बाद एक नया खेल शुरू हो रहा था, जो हम बार-बार कह रहे थे कि वॉशिंग पाउडर है या वॉशिंग मशीन है बीजेपी की। ये सारे भ्रष्टाचारी साथ आकर उनको अपने पार्टी का गमछा ओढ़कर सदाचारी घोषित करने का जो काम कर रहे थे, उससे करीब-करीब 10 से 12 सरकारें तो स्थिर सरकारें डिस्टेबल होके भाजपा ने अपनी सरकार बनाई। 2014 से लेके आज तक यदि हम लेखा-जोखा देखें। लेकिन भ्रष्टाचारियों को भी लगने लगा कि हम यदि बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो हमारे भ्रष्टाचार के ऊपर चद्दर पड़ जाती है। सीबीआई क्लोज़र रिपोर्ट लगा सकती है, ईडी फाइल नीचे रख सकती है। ईडी का क्लोज़र रिपोर्ट नहीं होता। ईडी सरकार जब कोई जाता है कोर्ट में तो ईडी ऐसे बेतुके कारण बताती है कि हास्यास्पद लगता है। लेकिन फिर न्यायपालिका एक बार राहुल गांधी से जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने ये भी कहा था कि भाजपा जो कर रही है वो बेसिकली क्लींजिंग कर रही है। सभी राजनीतिक दलों के भ्रष्ट लोगों को अपने साथ रख रही है और बाकी दलों का जो डिटॉक्सिकेशन होता है उसका दौर चल रहा है। बड़ा हँसता हुआ व्यंग्यात्मक लहज़े में उन्होंने कहा, जो क्लींजिंग होती है, जो डिटॉक्सिकेशन होता है तो वो टॉक्सिक कहीं न कहीं बाहर निकलते हैं। बीजेपी यदि उस टॉक्सिन को अपने गहने मानती हो तो ये बीजेपी के लिए भी उतना ही घातक है। और ये ज़रूरी नहीं कि आपने बीजेपी के वॉशिंग साबुन से नहा लिया, या आप बीजेपी के वॉशिंग मशीन में आप बाहर आ गए, तो आपके दाग परमानेंट चले गए। कुछ दाग होते हैं, वो जाते ही नहीं और दाग अच्छे भी नहीं, कुछ बुरे भी होते हैं। जब न्यायपालिका केसेस को खोलती है, तो फिर प्रश्न चिन्ह उठता है कि भाजपा जॉइन करने के बाद भी क्या ये केस खुलेगा? मैं उदाहरण देता हूँ कि महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के वर्तमान कैबिनेट मंत्री है, जो सिविल सप्लाइज़ मंत्री है, छगन भुजबल। ये 2015 में जब अ, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, तो महाराष्ट्र सदन की भव्य इमारत दिल्ली में तैयार उसमें और इंडिया बुल के एक इश्यू एक मसले में उनके ऊपर पैसा लेने का आरोप था, ठेकेदारों का या अपने ही परिवार के लोगों को काम देकर पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप लगे और एक केस रजिस्टर हुआ और ये मामले सारे जब कोर्ट में आ गए, तो सेशन कोर्ट ने 1 दिन बाकायदा बरी कर ये मामले रजिस्टर हुए थे 11 जून 2015 पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के खिलाफ। वो जेल में भी रहे। जब 11 जून को 2015 को जब ये मामला रजिस्टर हुआ भ्रष्टाचार का, ये एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी महाराष्ट्र सरकार की एजेंसी उन्होंने किया। उसके बाद तुरंत 15 जून 2015 ईडी ने भी 2 मामले उनके खिलाफ दायर किए। अब उसके बाद नासिक के गोदावरी में कई लीटर पानी बह गए। छगन भुजबल भाजपाई हो गए। मतलब उस एनसीपी के धड़े के साथ चले गए, जिस धड़े ने बीजेपी का दामन थामा, अजित पवार के साथ चले गए। फिर मंत्री बने। इस बार सिविल सप्लाई तो पीडब्ल्यूडी थे। पीडब्ल्यूडी से दूर रहे क्योंकि प्राइवेट भ्रष्टाचार के बहुत आरोप थे। तो जो मंत्री जो एक ज़माने में वो मुख्यमंत्री रह चुका हो, गृह मंत्रालय सँभाल चुका हो, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय सँभाल चुका हो, वो अभी सिविल सप्लाई में था क्योंकि एक कूलिंग पीरियड जैसा था उनके लिए। कम से कम मंत्री तो बन गए। अब जब उन्हें सेशन कोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो की कोर्ट ने जब उनको क्लीन चिट दी, तब उसके बारे में अंजलि दमानिया एक एक्टिविस्ट है, उन्होंने
मुंबई हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मुंबई हाई कोर्ट ने ये बात मानी, सही मायने में तो महाराष्ट्र सरकार को सिर्फ ऊपर जाना था, अपील में जाना था, लेकिन फिर सैया है कोतवाल तो डर का ही था। वो क्लीन चिट मिल गई, निर्दोष छूट गए करके उन्होंने खूब डंका बजाया और एंटी करप्शन ब्यूरो भी चुप रहा। लेकिन सिविल सोसाइटी की अंजलि दमानिया जब गई हाई कोर्ट में, तो मोहन साहब के बेंच ने नोटिस इशू किया सभी आरोपियों और दमानिया के रिक्वेस्ट पे ये नोटिस एंटी करप्शन ब्यूरो को देने के लिए बोला और कहा कि सभी आरोपी जो थे कि इसमें जिनको निर्दोष छोड़ा गया, उनको फिर से नोटिस इशू किए जाए 29 अप्रैल के पहले। ये केस खुल सकता है। खुलने के लिए पर्याप्त सबूत है, क्योंकि 2015 में जब छगन भुजबल अरेस्ट हो गए थे, तो उनके बंगले में एक मूर्ति क्या लगी, कितना पैसा, क्या पैसा, पूरे की पूरी इंफॉर्मेशन तब एंटी करप्शन ब्यूरो मीडिया को दे रहा था, तब आके मतलब उन्हीं के थ्रू आ रहा होगा और उसके बाद ऐसा मानते हैं कि मीडिया में कोई रात को कोई संजय तो नहीं है जिसकी पे दृष्टि प्राप्त। ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या मिला, क्या नहीं था, बंगला कितना बड़ा था, कौन सी मूर्ति कितने करोड़ की रुपए की और कितने लाख की है और कहाँ से लाई, ये सारी वर्णन मीडिया में और एक वो निर्दोष हो क्योंकि उन्होंने बीजेपी का गमछा छा लिया, बीजेपी में। लेकिन मोदी 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 बोलने से भी मोदी मीडिया तो आपकी मदद कर सकता है, लेकिन न्यायपालिका क्या इस केस को खोलेगी? और जब नोटिस इशू हुए तो ये मामला अभी और खुलेगा, बहुत सारे प्रूफ आएंगे, मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। दूसरी ओर एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने तो ये मामला चलो ठीक है, उन्हें कहा निर्दोष है, रफा दफा, लेकिन ईडी का केस रफा दफा नहीं होता। जब ईडी ने भी 2 केसेस फाइल किए 15 जून 2015 को, आज 2024 चल रहा है, 10 साल के आसपास हो गए। इसके बीच में जब एक दिन हियरिंग के लिए भी केस आया, तो ईडी के वकील ने जो बात कही वो इतनी हास्यास्पद थी। उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड ये केस बहुत पुराना है, मैं तो भूल गया केस क्या। तो वकील तो जज साहब ने कहा कि आपके पास फाइल होगी, फाइल देखिए। उन्होंने कहा वो फाइल भी नहीं मिल रही है लैपटॉप से, फिर टाइम लिया गया और फिर उसको टाइम मिला। ये वो ईडी है जो रातों रात रेड करके आपके घर की संपत्ति उठा लेती है, अकाउंट फ्रीज करने में देरी नहीं करती, आपको जेल में डालने में देरी नहीं करती और जब अपने वालों को बचाना होता है तो बस फाइल ही नहीं। लेकिन न्यायालय क्या इस बात को मानेगा? सवाल ये। तो कुल मिलाकर आज का पूरा दिन न्यायपालिका के नाम, खबरें तो बहुत थी, लेकिन वीवीपैट का मिलान क्यों ना हो, ये नोटिस और उसके बाद सीबीआई को जो लक्षित काम है वो छोड़ के बाकी कामों से क्यों सरकारें ओवरलोड करती है, ये तीखा सवाल मुख्य न्यायाधीश का एक व्याख्यानमाला में और छगन भुजबल का केस रीओपन, ये कहीं ना कहीं न्यायपालिका की जीत है। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।